नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मर्यादा। अमित अपनी माँ से कह देना कि थोड़ा सलीके से पेश आए मेरे मेहमानों से, हमेशा की तरह बहुत सारा सज धज कर ना आए सबके सामने। उन्हें सादगी से तैयार होने को बोलना। निशा यार, तुम तो जानती हो माँ हमेशा वैसे ही तैयार होती हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है उनसे? बिना मतलब का मेरा दिमाग आज के दिन खराब मत करो। जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा दिमाग तो मेरे हर बात पर ही खराब हो जाता है। जरा देखा करो अपनी मम्मी को, हमेशा ही ब्राइट मेकअप में रहती हैं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी सास तो 55 में भी 25 की तरह रहती है। जब तक पापा थे मैं किसी तरह झेल लेती थी, पर उनके जाने के बाद अब ये सजना सवरना किसके लिए? अच्छा, अब अपना मूड खराब मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। दरवाजे के बाहर निर्मला जी बेटे बहू को उनकी शादी की सालगिरह का तोहफा देने आई थी और ये सारी बातें उनके कानों में पड़ गईं। उन्हें बुरा तो बहुत लगा। वहाँ से उल्टे पांव अपने कमरे में आ गईं और पति राकेश जी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगीं। तभी उनका बेटा अमित आया और उसने कहा, माँ आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने बिना बेटे की तरफ देखे ही कहा कि बोलो। वो अपनी भीगी हुई आंखें बेटे को दिखाना नहीं चाहती थी। अमित आगे बोला, माँ आप अब पापा के जाने के बाद इतना सज धज कर ना रहा कीजिए। इस समाज की अपनी एक मर्यादा है और हम भी इससे बंधे हुए हैं। आपको ऐसे सजे धजे देखकर सब आपकी हंसी उड़ाते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेंगी। इतना बोलकर अमित वापस लौट गया। निर्मला, ओ मेरी निर्मला रानी, तुम हमेशा ऐसे ही बंठन कर रहा करो। तुम्हें इस रूप में देखकर मैं हमेशा आनंद की अनुभूति करता हूँ। मैं रहूँ या ना रहूँ, इन चटकीले रंग से तुम अपना नाता ना तोड़ना। इन रंगों और तुम्हारे साज श्रृंगार के बहाने मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आप ऐसा ना कहिए, आपसे पहले मैं जाऊँगी। अपने पति कमलेश जी की बातें याद करते हुए ये शब्द अनायास ही निर्मला जी के मुख से निकल गए। एक बार फिर से वैधव्य का दर्द उन्हें अंदर तक छलनी कर गया, पर अपने पति के द्वारा कहे गए शब्दों का उन्होंने हमेशा पालन किया, क्योंकि उनके पति उन्हें रंग विहीन या बिना श्रृंगार के नहीं देखना चाहते थे। इसलिए निर्मला जी हमेशा उनके हिसाब से ही तैयार रहती थी। पर अब बेटे के मान की बात थी, इसलिए बीमार होने का बहाना बनाकर वो पार्टी में नहीं गईं। दूसरे दिन निर्मला जी ने अपना सामान बांधा और गांव जाने के लिए तैयार हो गईं। माँ, ऐसी क्या बात है जो आप गांव जा रही हैं? पापा के जाने के बाद अब आपका वहाँ कौन है? 2 सालों से आप यहाँ हंसी खुशी तो रह रही हैं। कोई कमी है क्या आपको? नहीं बेटा, कोई कमी नहीं, पर जैसे तुम लोग चाहते हो मैं वैसे नहीं रह सकती। तुम्हारे पापा मुझे हमेशा सजे सवरे देखना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं हमेशा उनके हिसाब से ही तैयार रहा करूं। अब ये सब तुम्हारे समाज के हिसाब से ठीक नहीं, तो मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकती, पर अपने पति को भी नाराज नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपने समाज में जा रही हूँ, जहाँ मेरे वजह से तुम्हें या निशा को कोई परेशानी ना होगी। रही बात मेरे समाज की, तो मैं उन्हें जवाब देने के लिए काफ़ी हूँ। अगर पत्नी की मृत्यु के बाद पति की जीवन शैली, उनके रहने का तरीका नहीं बदलता, तो पति के जाने के बाद पत्नी की जीवन शैली क्यों बदले? जो मुझे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं, उनसे मैं ये जवाब चाहती हूँ कि सजना सवरना उम्र के हिसाब से होता है। ये किस किताब में लिखा है? जब मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे, तब मैं सोचूंगी कि मुझे अपने रहने का तरीका बदलना है या नहीं। तब तक मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। किसी के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकती। इतना कहते ही निर्मला जी की गाड़ी दरवाजे पर आ गई और वो अपने आँखों के कोर में आए हुए आंसू को छिपाते हुए निकल गईं अपने उस घर की तरफ, जहाँ उनके पति की यादें उनका इंतजार कर रही थीं। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रोटी।
नेहा यार, तुम्हारी रोटी फूलती नहीं है, मज़ा नहीं आता। रोहित डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खा रहा था। उसकी पत्नी नेहा एक एक रोटी सेक कर खिलाती जा रही थी। रोहित की बात सुनकर नेहा के हाथ रुक गए, उसका मुंह उतर गया। सही तो है, वो जितनी भी कोशिश कर ले, उसके हाथ से गोल और फूली रोटी बनती ही नहीं। पता नहीं क्या कमी रह जाती है, कभी चिपक जाती है, कभी फूट जाती है। बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता होगा कि उसकी रोटी फूल पाती होगी। बिना कुछ बोले नेहा ने रोहित को खाना खिला दिया। कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं था। अब उससे रोटी नहीं फूलती तो वो क्या करे। कुछ दिनों के बाद उसकी सास उसके पास रहने को आई। नेहा को लगा ये अच्छा मौका है, सास से ही क्यों ना अच्छी रोटी बनाने के टिप्स लिए जाएं। नेहा ने उदास सा मुँह लेकर सास से कहा, माँ जी, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, मुझसे आप जैसी पतली गोल और फूली रोटी बनती ही नहीं है। रोहित अक्सर मुझे इस बात का ताना देते रहते हैं। सास ने कहा, अरे बहू, इतनी सी बात, चल मैं देखूं तू कैसे रोटी बनाती है। शाम को जब नेहा ने रसोई में कदम रखा तो उसकी सास भी उसके साथ आ गईं। नेहा ने कनस्तर से आटा निकाला और गूँथना शुरू कर दिया। सास उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। नेहा ने आटा गूँथा तो उसे बहुत चिकना नहीं किया, फिर तुरंत उसी आटे से रोटियां सेकने लगी। नतीजा वहीं रहा, उसकी रोटी कड़ी और चपटी बनी। सास ने सारा माजरा समझ लिया। उन्होंने कहा, ला ये आटा मुझे दे। फिर उन्होंने थाली में आटे को पानी डालकर देर तक चिकना किया और उसे ढक कर रख दिया। नेहा ने पूछा, माँ जी, हमें तो रोटियां बनानी हैं, आपने तो ढक कर आटा रख दिया। हाँ बहू, हम 10 मिनट बाद रोटी बनाएंगे, तब देखना कैसी गोलगप्पे जैसी रोटी फूलती हैं, सास ने कहा। 10 मिनट तक दोनों सब्जी सलाद आदि की तैयारी करती रहीं। फिर रोहित को खाने की टेबल पर बुलाया। नेहा ने रोटियां सेकनी शुरू की। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसने पाया कि उसकी हर एक रोटी अब फूल रही है। नेहा रोटी सेकती जा रही थी और सास एक एक रोटी रोहित को देती जा रही थी। रोहित को लगा कि माँ ही रोटियां सेक रही हैं। वाह माँ वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, ऐसी रोटियां नेहा तो कभी बना ही नहीं सकती है। रोहित ने कहा। दोनों सास बहू मुंह दबाकर हंसने लगी। जब रोहित प्लेट रखने रसोई में आया तब उसने देखा कि नेहा ही रोटियां बना रही थी। रोहित का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अच्छा जी, तुमने मेरी माँ से आखिरकार रोटियां बनानी सीख ही ली। कैसे ना सीखती, आपका दिल जो जीतना था। कभी कभी हम क्या गलती कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। बस इसलिए बड़ों का आशीर्वाद और साथ चाहिए होता है ना माँ। नेहा इतना कहकर अपनी सास के गले लग गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।